को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। धार्मिक स्थलों को लेकर देश भर की अदालतों में चल रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक मंदिर या मस्जिद को लेकर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। कोई भी कोर्ट किसी लंबित मामले पर फैसला नहीं सुनाएगा। 12 दिसंबर को एक अहम आदेश में कोर्ट ने निचली अदालतों को यह भी कहा कि वो किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर सर्वे का आदेश जारी नहीं करेंगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इन याचिकाओं पर जब तक केंद्र सरकार का जवाब नहीं मिल जाता तब तक इन पर सुनवाई नहीं होगी। 1991 का ये कानून आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 मौजूद धार्मिक या पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। इसी कानून के कई प्रावधानों को चुनौती देते हुए कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिकाएं भी हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच याचिकाओं पर विचार कर रही थी। कोर्ट को बताया गया कि फिलहाल देश में 10 मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ 18 याचिकाएं लंबित हैं। इस पर बेंच ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस तरह के मुकदमों और सूट को रोकता है। ऐसे में इस कानून की वैधानिकता पर फैसला होने तक कोई आदेश नहीं देना चाहिए। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक हैं, प्रवक्ता वीएचपी की तरफ से, सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद जवाद, आपका रुख कर लेती हूँ। ये जो अब फैसला सुनाया गया है, क्या इसके मायने निकलते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की गंभीरता को समझा। जिस तरीके से हर माह को खोला जा रहा है मस्जिद और मंदिर को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पे जो है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझते हुए केंद्र सरकार के पाले में ही बॉल डाल दी। हाँ। और केंद्र सरकार से ही जवाब मांगा। 4 हफ्तों का वक्त लिया। अब देखिए, 4 हफ्तों में, 4 साल में तो जवाब दे नहीं पाए। 4 हफ्तों में क्या जवाब देंगे? और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर आप देखेंगे तो वो एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना। अब आप बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से को बदल देंगे, अगर आप अपना जवाब भी देते हैं तो केंद्र सरकार, बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा कि केंद्र सरकार क्या डिसीजन देती है। और उसके बाद आप जिस तरीके की सर्वे की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो भाई, कौन सा मंदिर है? बौद्ध मठ है, जैन मठ है, या कोई गुरुद्वारा है, या गिरजाघर है, या कैसे पता लगा सकते? फिर कहते नहीं, खुदाई नहीं हो रही। अरे, सर्वे करना ही क्यों है? जब एक बार डिसीजन आ गया, और जिस वक्त 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सदन के अंदर बन रहा था, तो सदन की डिबेट को पढ़िए, बाकायदा उसमें ये कहा गया कि जो राम मंदिर का विवाद है या बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था, राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, इस विवाद को छोड़ करके अब किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे को कोई भी धर्म जाति का आकर के क्लेम नहीं कर सकता। बाकायदा वो इसलिए। और जो 1947 की बात करते हैं लोग कि 1947 से पहले का, अब उसमें क्या है बार बार शैतानी करने की कोशिश, बार बार उसमें मीन मेट निकालने की कोशिश, ये लगातार करते रहेंगे। क्योंकि जो इतिहास रहा है वो संविधान विरोधी इतिहास रहा है, तिरंगा विरोधी आरएसएस का इतिहास रहा है, आरक्षण विरोधी इतिहास रहा है, मुस्लिम विरोधी इतिहास रहा है। ये तमाम इतिहास है कि आप एक चश्मे से, एक नजरिए से और एक आइडियोलॉजी से आप पूरे देश को चलाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। चलिए अमितोष जी लेते हैं इसका जवाब। अमितोष जी, जैसा कि सैयद जी कह रहे हैं, सैयद साहब कह रहे हैं, और साथ ही साथ विरोध और जो भी डिबेट है वो ये भी चल रहा है कि आखिर आप कितने मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे कि कितने मंदिर हैं? कब तक ये चलता रहेगा? तमन्ना, मुझे एक बात बताइए, जो फंडामेंटल राइट की है इन्होंने बात करी सैयद जवाद जी, मैं समझता हूँ कि राइट टू वर्शिप इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब राइट टू वर्शिप को इंक्रोच करा जाता है किसी भी एक्ट की तरफ से, जिसका प्रीएम्बल आप उठा के देखेंगे, जिसमें एक आर्बिट्रेरी डेट दे दी गई, जिसको 91 के अंदर में लाया गया,
और 91 में लाने के बाद कब आया, जब 6 महीने के अंदर ही जनरल असेंबली इलेक्शन होते हैं। एक प्रपोजल माननीय सभा के अंदर में प्रस्तुत किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उस पर डिबेट चल ही रहा था और ये एक्ट ला गया। और आज वो संविधान की बात कर रहे हैं जिन्होंने उस एक्ट के अंदर में ये सोचा नहीं कि जिस सेक्युलरिज्म की वो बात कर रहे हैं, हाँ हालांकि सेक्युलरिज्म का सैयद जमवाद जी कुछ अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि एक आवाज को दबाना और दूसरे को अपीज करना, वो इनकी भाषा का सेक्युलरिज्म हो सकता है। लेकिन इस देश के संविधान का सेक्युलरिज्म की भाषा यही थी कि हर जने को इक्वल राइट्स मिलेंगे, जो आर्टिकल 14 था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 जब इमरजेंसी का काल ही देश देख रहा था, तब आवाजें दबा के, ऑपरेशन करके, कंसेशन लगा लगा के आपने सेक्युलरिज्म वर्ड डाल दिया। और जिन भीमराव साहब अंबेडकर की बात करते हैं, उन्होंने उसका अपोज किया। सोशलिस्ट और सेक्युलर के लिए भीमराव साहब ने कहा कि दिस विल डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नेहरू जी को, जब इस तरह के अमेंडमेंट लाए जा रहे थे, इस तरह के एक्ट लाए जा रहे थे, कि यू आर यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्क्रैप ऑफ पेपर। अब अपन बात करते हैं आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। जब सर्वोच्च न्यायालय की आप बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फाइनल आदेश तो नहीं दे दिया, इट्स जस्ट ए टेम्पररी स्टे। और जब ये वो लोग जो संभल के अंदर में बड़े बड़े छाती पीट के कह रहे थे कि ऑडियो ऑल्टरम पैटर्न, दैट मींस अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हैज नॉट बीन गिवन टू द अदर पार्टी, और कमीशन नियुक्त कर दिया, तो मुझे बताइए ना क्यों नहीं बोल रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे, जब इन प्लीडर्स को सुना नहीं गया सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में और एक्स पार्टी स्टे ऑर्डर दे दिया गया। खैर उसके बावजूद भी हम पत्थर नहीं उठाएंगे, हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे तब ना। और रिव्यू पिटीशन फाइल होनी भी चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, और स्टे वेकेशन भी लगना चाहिए, सब कुछ सुना भी होनी चाहिए। लेकिन सर्वे क्या है, आप मुझे बताइए कि एक स्टेट सतीश कुमार एंड अदर्स वर्सेस ओपिनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि 100 साल पुराने जो भी बिल्डिंग होगी वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगी। सेक्शन 4 क्लॉज 3 में वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर हो जाता है। आप जितने भी विषय उठा के देखेंगे, इसमें एक भी ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया हो और उस चीज को फिर भी एंटरटेन करा गया हो। एक भी जगह नहीं है। संभल में भी वो मॉन्यूमेंट में था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई। लेकिन एक सवाल उठता है तमन, सवाल ये उठता है कि जब मैटर सबजुडाइज है कोर्ट में, और ये कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी तरह के जब तक सब जुडाई से कोई भी प्रोसीडिंग इसमें नहीं करेंगे, इफेक्टिव और फाइनल ऑर्डर नहीं देंगे और सर्वे के आदेश नहीं, तो मैं ये मानता हूं नैतिकता के आधार पर कि कोई भी वक्फ अपनी प्रॉपर्टी अब हिंदू की क्लेम नहीं करेगा इलीगल। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी भी चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर कोई विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा और उसका मुद्दे को छेड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 44 की इंप्लीमेंटेशन की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात करी है। तो निरंतर रूप से अगर आप सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उनके आदेशों का भी पालना आपको करनी चाहिए। जी सैयद साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? तमन्ना, मुझे लगता है आरएसएस के लोग, क्योंकि आरएसएस का जो इतिहास है वो हमेशा से बड़ा कंफ्यूज रहा है, और जो कंफ्यूज रहते हैं वो कभी कोई एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाते, और जो कंफ्यूज व्यक्ति होता है वो देश और समाज के लिए भी बड़ा नुकसान कर जाता है कभी कभार। जैसे उदाहरण के तौर पे 52 साल तक नागपुर के अंदर कार्यालय के अंदर तिरंगा झंडा नहीं फहरा। पहले तो तिरंगे का सम्मान ही नहीं करा, संविधान का सम्मान नहीं करा। 1949 के अंदर गोलवालकर जी के पास जब लोग संविधान लेके गए, बोले हम इस संविधान को जो है एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे लिए मनुस्मृति, और इस संविधान में ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद लगातार ऐसे वो अपने जो है कार्टून बना करके, जिसमें महात्मा गांधी को रावण दिखाते थे, जिसमें जो है आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को रावण दिखाते थे, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रावण दिखाते थे, आप मौलाना आजाद को रावण दिखाते थे, और खुद को जो है वो ऐसी आलोचनाओं के तहत करते थे जिससे जो है देश के अंदर नफरती वातावरण पैदा हो। फिर कहते हैं कि हम जो है देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, हमको 4 सीटें चाहिए। अब सेकुलरिज्म को लेकर के आप साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कि सेकुलर लफ्ज जो है वो लफ्ज सेकुलर हटाना चाहिए, इस चीज को लेकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट ने बाबर। और फिर कभी कहते हैं कि बच्चे ना हो, बच्चे बहुत बढ़ रहे हैं, अब खुद आरएसएस कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो, फिर कहेंगे 3 नहीं 5 पैदा करो। जिसका खुद का 100 साल में कोई शब्द अपना इतिहास नहीं लिख सका, सोचिए कितना बड़ा कंफ्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जो आज तक अपना रजिस्टर्ड नहीं करवा पाया एज ए ऑर्गेनाइजेशन। वो देश के अंदर एक सरकारी विचारधारा को रन कर रहा है। अभी वीएचपी के एक उनके खिलाफ जो है, सुन तो लीजिए, सुनिए तो आप पूरी बात कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अभी एक जज साहब ने, अभी एक जज साहब के ऊपर, अभी एक जज साहब के ऊपर उनके ऊपर जो है, नहीं गए होंगे बहुत, अभी एक जज के ऊपर जो है अवमानना का केस जो है वो हुआ। बताइएगा सबको, पूरे देश को। नहीं, मैं संघ को जितना स्टडी करा 4-5 साल में, 4 साल लगभग, वो सेलेक्टिव आउटरीच है ना, यही मैंने कहा था। आप नहीं, मैं आपको बता देता हूं, फरवरी 1949 को
आदरणीय हमारे सरदार पटेल साहब ने, गृह मंत्री साहब पहले, उन्होंने आरएसएस के बारे में पता क्या कहा था? एक सन की विचारधारा है, और मैं दिखा देता हूं जिसके अंदर उन्होंने कह रखा है कि आरएसएस को सन की विचारधारा है। ये ऐसी विचारधारा है जो बड़ी घातक है। पढ़िएगा जाके, बड़ा लंबा लिखा है, आजादी के बाद का भारत रिटर्न बाय किताब में दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में दे रखा है सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना चाहिए आपको, लेकिन फिर आप तो ओबीसी का भी रिजर्वेशन ले रहे हैं सैयद जम्बाज जी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको अपोज कर दिया तो सर्वोच्च न्यायालय में चले गए, और सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो आप सर्वोच्च न्यायालय की पालना नहीं करेंगे। एक सेकंड, अब 2 मिनट बाकी रह गए, तो दोनों से एक रिएक्शन जो है वो कंक्लूडिव। 30 सेकंड फिर अमितेश का टाइम। जो लोग लफ्ज सेकुलर को इस देश के अंदर नहीं मानते, देश की बुनियादी खूबसूरती, वो देश के संविधान का सम्मान कैसे करेंगे? हमेशा तो अपमान कर कोई संविधान की प्रतिलिपि। देखिए, संविधान को लेकर इसी पे मैं आप दोनों का लास्ट रिएक्शन लूंगी। संविधान को लेकर एक तो चर्चा बड़ी हो रही है कि संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। मेरे को ये दोनों से मैं एक पॉइंट कह देता हूँ, फिर सैयद जी अपनी बात रखते हैं। इन्होंने तिरंगे के ऊपर में बात कही, ट्राई कलर नेशनल फ्लैग की बात कही। महात्मा गांधी वांटेड द यूनियन जैक ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग, और ये बहुत बड़ी डिबेट उस समय छिड़ी थी जब उन्हें अशोक चक्र को अपोज किया था और कहा था यूनियन जैक होना चाहिए। लेकिन खैर ये वो संविधान और उस तिरंगे की बात नहीं करेंगे। अब हम महात्मा गांधी की हत्या तो यही विचारधारा ने कर दी थी। सैयद जम्बाज जी, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आते हैं तो जब आरक्षण की बात की, हम कहते हैं जो तबका सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हो वो रिजर्वेशन देना चाहिए, वो भी समाज के साथ आगे मिलना चाहिए। एकात्मवाद है, ये हमारी विचारधारा है कि अंतिम पंक्ति में बैठने वाली प्रथम का लाभ है, लेकिन इनकी विचारधारा है कि रिलीजन के नाम पे आरक्षण दे, तो वो संगठन नहीं। अब वक्त बहुत कम है, इसलिए आखिरी रिएक्शन आप दोनों से ले लेती हूँ ताकि कंक्लूड हो जाए ये पूरा जो मुद्दा था, क्योंकि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा ये तो हम देखेंगे, हम सबके सामने आएगा। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि संविधान की मूल भावना क्या है उसे भी समझा जाए दोनों पक्षों की तरफ से? दोनों अपना अपना रिएक्शन दीजिए। संविधान की मूल भावना जिनके दिलों में थी, आज गांधी जी का जिक्र बीएचपी के लोग करते ही, वही विचारधारा है जो गांधी जी की हत्या कर देती है। और आरक्षण के मुद्दे पर तो खुद स्वयं संचालक जो हैं वो कह चुके हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कई लोग कह चुके हैं कि खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग, ये मैं उनकी बाकायदा रिटर्न बता रहा हूँ। चलिए जल्दी से अमितोष जी आप भी अपना बता दीजिए रिएक्शन, क्योंकि जी बताइए जल्दी से। सैयद जमात जी बहुत सम्मानित है, लेकिन जिस गोडसे की बात करते हैं संगठन से उनका कोई बहुत सर्वोच्च न्यायालय में विषय क्या था, उसमें प्रिवी काउंसिल में भी क्या था, कहीं भी कोई लिंक आया नहीं था। लेकिन हाँ, ये देश पूछता है सरदार सुभाष चंद्र बोस की हत्या और लाला लाजपत राय की हत्या वो कैसी हुई थी नहीं पता। लेकिन आप देखिए, सेक्युलरिज्म कभी भी एक तबके को नीचे आवाज दबा के दूसरे तबके को अपीज करके नहीं जम सकता है। सब बराबर रहेंगे। चलिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस मुद्दे पर और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली।